नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। आइए, ये आज हमारा 5वां वीडियो है इंडियन इकोनॉमी का, जो हम पीछे पढ़ रहे थे और हमने 2 चैप्टर किए थे। आपको याद होगा, एक तो किया था हमने राष्ट्रीय आय का मापन, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वो सब किया था। दूसरा चैप्टर था हमारा जिसमें हमने मुद्रा एवं बैंकिंग किया था। उसके 5 वीडियो हमारे उसमें पड़े हुए हैं चैनल में, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। ये आज हमारा छठा वीडियो है, जिसमें हम तीसरा चैप्टर करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ मौद्रिक नीति के बारे में जानेंगे। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। और हमने जो 2 चैप्टर किए थे उसके प्रश्न भी किए थे, है ना। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और पीवाईक्यू हैं उनको भी हमने देखा था, समझा था कि अगर उससे कोई प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो वो उसको हम किस तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आपके जो भी कोई सुझाव हैं, कमेंट हैं, तो आप बता दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, वीडियो को इतना तो कर ही देंगे। हाँ, आपका 1 मिनट बस बर्बाद होगा। और ठीक है, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने। तो आइए शुरू करते हैं। आरबीआई के बारे में आज समझेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, किसी देश में बहुत सारे बैंक होते हैं और उसमें से एक बैंक होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, एक होता है केंद्रीय बैंक। ये हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो सभी बैंकों को गवर्न करता है, अर्थात सभी बैंकों पे नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ ये सरकार का बैंक होता है, अर्थात सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो यही बैंक करता है। भारत में ऐसा जो केंद्रीय बैंक है हमारा, वो है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि सभी बैंकों का जितने भी भारत में बैंक हैं उन सब पे नियंत्रण रखता है, तथा यह सरकार का बैंक है। ठीक है, सरकार का बैंक है। सरकार के जितने कार्य हैं वो सारे कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको बता दूं कि ये, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935, उसी समय बहुत सारे कार्य किए गए थे और उन्हीं में से एक कार्य जो हुआ था वो था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। इसका जो कमीशन था, ये कई बार पीसीएस में या वनडे एग्जाम में पूछता है कि किस आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था, तो वो था, या तो इसको कहते हैं रॉयल कमीशन आयोग या यंग टर्टन आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है और साथ ही साथ वनडे एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, इसका 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो शुरुआत में इसका स्थापना किया गया था तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में। ठीक है, परंतु 1937 में इसको मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में ही है। ठीक है, और इसका अगर बात करें कि कौन से अधिनियम यानी कौन सा कानून पास करके इसकी स्थापना की गई थी, तो वो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। हाँ, अधिनियम 1934 का है, परंतु स्थापना कब हुई थी? 1935 में। तो याद रखेंगे, आरबीआई एक्ट 1934, इसके तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। जब ये स्थापित किया गया था तब यह एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु 1949 में, यानी 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि इसका स्वामित्व अब सरकार के पास आ गया और यह पूरी तरीके से अब सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये रखिए 1 जनवरी 1949 से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया? मुंबई हो गया। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और कौन सा अधिनियम था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यंग टर्टन आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। आई होप यहाँ तक समझ गया होंगे आपको। ये बेसिक जानकारी है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ये सरकार का बैंक है, याद रखिएगा। इसमें सारी हिस्सेदारी किसकी है? सरकार की है। अब आते हैं इसके थोड़ा गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितने हेड होते हैं और क्या होता है। तो देखिए, इसकी गवर्निंग बॉडी जो होती है रिजर्व बैंक की, यानी कि अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका कामकाज देख लीजिए। इसके क्या केंद्रीय जो निदेशक मंडल है यानी गवर्निंग बॉडी है, उसमें जो बोर्ड है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार। ठीक है, तो भारत सरकार इसमें नियुक्ति करते हैं
ठीक है। रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार इसमें दिया है कि जितने भी इसमें जो मतलब क्या क्या होता है, एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं अधिकतम, याद रखिएगा, अधिकतम 4 उप गवर्नर, यानी एक गवर्नर और 4 मतलब वॉइस जो गवर्नर होता है, या उप गवर्नर कह सकते हैं, डिप्टी गवर्नर, सॉरी, डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 ईयर के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 ईयर। ये जो मैं सारी बात बता रहा हूँ ये आरबीआई के, आप उसमें जाइए, अगर आरबीआई की वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पे इसके बारे में सब कुछ बात दे रखा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर थे अभी तक, कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे, ठीक है। वो अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि अभी जो आरबीआई के गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास जी थे, परंतु अब इनको हटा दिया गया है, मतलब उनका टाइम पूरा हो चुका है। अब उनकी जगह आ चुके हैं संजय, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी जो हैं वो अब इसके गवर्नर हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। संजय मल्होत्रा जो हैं वो अब इनके गवर्नर है, किसके? आरबीआई के नए गवर्नर हैं, ठीक है। साथ साथ और याद रखिएगा कि जो फर्स्ट गवर्नर थे, यानी कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अगर बात करें इंडियन की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे चिंतामन, ठीक है, द्वारकानाथ देशमुख, जिसको हम सीडी देशमुख कहते हैं, ठीक। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख, या इनका पूरा नाम क्या है? वो है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है। ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और एक बात और याद रखना इसके बारे में कि अभी तक किसी भी मतलब विमन को जो है वो आरबीआई गवर्नर नहीं बनाया गया है। तो अभी तक कोई भी औरत जो है वो आरबीआई गवर्नर नहीं बनी है। ये इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं या जो भी कहें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा गवर्नर नहीं बनाया। और अब बताया कि अभी किसको बनाया गया है? शक्तिकांत दास जी के बाद संजय मल्होत्रा को बनाया गया, ठीक है। आगे आते हैं। अभी उनकी डेथ हुई थी श्री मनमोहन सिंह जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे। मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, है ना। आइए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर इसके जो स्थानीय बोर्ड हैं, 4 इसके स्थानीय बोर्ड भी हैं, ठीक है। जो मेन हेडक्वार्टर होता है मुंबई में, परंतु इसके 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं। एक को पूर्वी क्षेत्र में है, एक पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तरी और दक्षिणी, ऐसे 4 क्षेत्रों में इसके जो स्थानीय बोर्ड हैं। और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति उसमें प्रत्येक उसमें 5 सदस्यों की नियुक्ति होती है, जो केंद्र सरकार करती है। और इनका भी जो टाइम पीरियड होता है वो 4 ईयर का होता है, ठीक है। तो जो इनका टर्म होता है वो 4 ईयर का होता है, और प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, ठीक। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अच्छा, ऊपर बात कर रहे थे गवर्निंग बॉडी में, तो मैंने बताया था कि एक तो जो आधिकारिक निदेशक होते हैं वो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, परंतु इसमें कुछ और सदस्य भी होते हैं जो गैर आधिकारिक होते हैं, जिनको सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो जो विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक जो होते हैं, ठीक है, जो ये स्थानीय बोर्ड ना क्षेत्र हैं, इनसे 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारियों को क्या किया जाता है, इसमें नॉमिनेट किया जाता है। और 4 अन्य जो होते हैं वो स्थानीय बोर्ड से एक एक होते हैं। जो स्थानीय बोर्ड हैं इनसे एक एक, बाकी क्षेत्रीय बोर्ड से 10 और 2 सरकारी अधिकारी, इस तरीके से में नॉमिनेशन भी होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा हम ये समझते देखिए, यहाँ से कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे यूपीएससी में पैटर्न चेंज हो रहा है कि ये आरबीआई जो बैंक है वो कौन कौन से कानून के तहत प्रशासित होता है, ठीक है। तो इसमें आरबीआई बहुत सारे कानून हैं जिनके तहत कार्य करता है। एक तो आरबीआई अधिनियम 1934 है, एक है पब्लिक डेप्ट जो हमारा एक्ट है, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944, और केंद्रीय प्रतिभूति जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का है, ये है। सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 का, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, इसको हम फेमा कहते हैं, फेमा 1999, ठीक है। ऐसे वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्वितरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005, भुगतान और निपटान प्रणाली
अधिनियम 2007, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 2019 में इसमें संशोधन किया गया है, एनपीसीआई ग्रहण किया गया था और उसी से आप जानते हैं यूपीआई शुरू किया गया था। फिर 2022 में भी इसमें संशोधन किया गया है, तो वही है। और एक है फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011। तो इतने सारे अधिनियम हैं, आप कभी ऐसा पूछा जा सकता है, तो एक बार रैंडम याद रहेगा कि हाँ कुछ अधिनियम है जिनके तहत आरबीआई हमारा कार्य करता है। अब हम आरबीआई के कार्यों के बारे में देखें कि आरबीआई के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो वो देखते हैं। एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है, यानी मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति जो है उसका विनियमन करना या उसको निर्धारित करना, वो किसका कार्य है, वो है आरबीआई का काम। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, अभी आगे इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। बस इतना समझो कि मौद्रिक नीति का है कि मार्केट में कितनी मुद्रा है उसका विनियमन करना, कि मुद्रा को नियंत्रित करना कि बाजार में कितना मुद्रा है। और मुद्रा से ही जुड़ा हुआ है इसकी महंगाई, मुद्रास्फीति। अगर मुद्रा ज़्यादा होगा तो खरीदारी ज़्यादा होगी और जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और अगर मुद्रा कम होगी तो मुद्रास्फीति घट जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि भारत सरकार और आरबीआई के बीच में एक सहमति है कि जो आरबीआई है वो क्या करेगी, भारत में मुद्रास्फीति को, जो सीपीआई हमारा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके आधार पर 4% ±2 रखेगी। मतलब मुद्रास्फीति जो है 4 ±2 का मतलब हो गया कि 2 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति रह सकती है, 2% से 6% के बीच में। ठीक है, अब आगे समझेंगे ये क्या होता है, परेशान मत होइए जब हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि सीधे सीधे जो बात करें, आरबीआई का कार्य क्या है, मुद्रास्फीति को यानी कि मौद्रिक नीति का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना। इसके बारे में आगे सारी बातें करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ छोड़ देते हैं अभी, और जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद उसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है इसका समझते हैं, वो है करेंसी यानी कि मुद्रा का नियंत्रण और वितरण करना। ठीक है, हम जानते हैं कि मैं बता चुका हूँ पीछे भी कि 1 रुपये का नोट, ठीक, 1 रुपये का नोट और सिक्के, ठीक है, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, हमारी वित्त मंत्रालय जो है, वहाँ पे छापे जाते हैं। परंतु 2 रुपये इस नोट, सिक्के नहीं बात कर रहा हूँ, नोट 2 रुपये और उससे ऊपर के जो नोट होते हैं उसको छापने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, तो आरबीआई नोट छापता है और साथ में उसका वितरण भी करता है। साथ ही साथ जो 1 रुपये का नोट और जो सिक्के छापे जाते हैं, ये छापता तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, परंतु इसका वितरण करने का, मार्केट में इसको विनियमित करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो इसका वितरण कौन करता है, आरबीआई करता है। छापता भारत सरकार है, उत्पादन भारत सरकार होता है, द्वारा किया जाता है, परंतु इसका जो वितरण है और प्रबंधन है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई ये भी देखता है कि कोई भी फर्जी करेंसी जो है उसका उत्पादन ना हो। साथ साथ जो नोटों की गुणवत्ता है वो बनाए रखी जाए, और अगर नोटों को वापसी मंगाना है या उनको डिस्ट्रॉय करना है, समाप्त करना है, नए नोट जारी करना, ये सारा कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कैसे करता है, थोड़ा सा आगे समझेंगे कि नोट छापते समय आरबीआई के पास क्या नियम है और क्या करना होता है, वो थोड़ा समझेंगे बाद में। ठीक है, अब आइए दूसरे देखें कि बैंकिंग जो है, होता है कि जितने भी भारत में बैंक है उन सभी बैंकों को जो निगरानी करना है और उनका विनियमन करना है वो भी आरबीआई करता है। जितने भी भारत में वाणिज्यिक बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं या एनबीएफसी हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं, इनको नियंत्रण करना, इनको लाइसेंस जारी करना, इन पर निरीक्षण रखना और समय समय पर समाधान सुझाना, या वो भी किसका कार्य है, आरबीआई का ही कार्य है। ठीक है, साथ उपभोक्ताओं जो हैं, जो ग्राहक है, उनके जो धन जमा किया गया है उनकी सुरक्षा रखना, सुरक्षा प्रदान करना, ये काम भी किसका है, आरबीआई का है। आरबीआई समय समय पर क्या करता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी लेता रहता है। यानी किसी बैंक, अगर कोई ऐसा बैंक है जो घाटे में है, जिस पर एनपीए की समस्या बहुत ज़्यादा है, एनपीए क्या होता है आगे समझेंगे, इसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि कोई ऐसा पैसा जो बैंकों ने किसी को उधार दिया और उन्हें चुकाया ही नहीं, भाग गए पैसे ये करके, तो उस पर उसको कहते हैं एनपीए। विस्तार समझेंगे एनपीए क्या होता है। अभी इतना समझिए कि अगर कोई बैंक घाटे में है या उसने बहुत ज़्यादा किसी को उधार दे रहा, को वापस नहीं आ रहा है, तो उस पर भी आरबीआई कुछ ना कुछ कर सकता है। उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अर्थात उसकी स्थिति को सुधार करने का, उस पर कुछ आरबीआई नियंत्रण कर सकता है कि आप उधार नहीं दे सकते या ये नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता रहता है।
आपने कई से बैंकों के बारे में ऐसा सुनते होंगे। ठीक है, आगे आता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, यानी कि हम जिसे कहते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन। हमारे देश में कानून है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है। इसका काम क्या होता है कि विदेश से जो धन आता है या भारत से जो पैसा विदेश में जाता है उसको मैनेज करना, उसको विनियमित करने का काम किसका है, वो भी आरबीआई इसकी देखरेख करता है और इसका प्रबंधन भी करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो आरबीआई है उसी के पास क्या होता है, रिजर्व होता है किसका, ठीक है, आरबीआई का इसका रिजर्व रखता है डॉलर का, ये रिजर्व रखता है, विदेशी मुद्रा का रिजर्व किसके पास होता है, आरबीआई के पास। और आरबीआई इसको नियंत्रित करता रहता है कि अचानक से जो डॉलर है वो बाहर न जाए। ठीक है, इस पर नियंत्रण किसका है, आरबीआई का है। और आरबीआई समय समय पर क्या करता रहता है, नीति बनाता रहता है। ठीक है, जिससे आयात और निर्यात को भी नियंत्रित किया जाता है और प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है, तो हम आयात तभी कर पाएंगे जब हमारे पास डॉलर होंगे, और अगर ख़त्म ही हो गए अचानक से तो फिर हम कैसे आयात कर पाएंगे किसी चीज़ का। तो इस पर भी ध्यान देना किसका काम है, आरबीआई का काम है। ठीक है, इसके बाद आता है कि सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है। बताया था मैंने आपको कि जो आरबीआई है एक सरकार का बैंक है, अर्थात जैसे हमारा बैंक है, हम बहुत सारे बैंक है, हमारे खाते क्या होते हैं, बहुत सारे बैंकों में होते हैं। तो सरकार का खाता कहाँ पर होता है, सरकार का खाता होता है आरबीआई के पास। सरकार का खाता किसके पास है, आरबीआई के पास। और सारा जो धन होता है वो कहाँ रहता है, सरकार का धन किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों को जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, उनके ऋण प्रबंधन करता है, मतलब कि कितना ऋण चाहिए उनको, कहाँ से पैसा आएगा। सरकारों को अब जानते हैं ऋण चाहिए होता है, कर्ज, तो वो कर्ज कहाँ से, या तो आरबीआई देगा या आरबीआई बाहर से ऋण एकत्र करके देता है। सरकार की तरफ से बॉन्ड जारी करता है, या ट्रेजरी बेस हैं, बॉन्ड है, या सरकारी प्रतिभूतियां हैं, उनको कौन जारी करता है, वो है आरबीआई। ठीक है, सरकार के बिहाफ पर, सरकार के तरफ से ये कार्य करता है। ठीक है, समझ गए, आइए आगे। और भी विकासात्मक कार्य भी बहुत सारे हैं, जैसे नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास में सहयोग देता है। एमएसएमई को भी वित्तीय प्रोत्साहन, फाइनेंशियल समावेशन, ठीक है, जनधन योजना है, डेबिट कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, इन सब का भी आरबीआई समय समय पर कार्य करता रहता है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ठीक है, और इससे रिपोर्ट जारी करता है, ये याद रखिएगा, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट समय समय पर जारी करता है कौन, आरबीआई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण प्रबंधन। अब ऋण प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल, कि कोई बैंक किसको कितना उधार दे सकती है, ये बात कौन तय करता है, वह है आरबीआई। अब यहाँ पे एक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। ये तय करता है कि कोई बैंक है, देखिए अब जो प्राइवेट या वाणिज्यिक बैंक है उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। परंतु देश में कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिनको उधार देना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं। जैसे मानते हैं कि किसान हैं, ठीक है, अब किसान हैं, ठीक है, या एमएसएमई सेक्टर हैं। ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिनको जिनके पास उतना पहुंच नहीं होती है, उनको उतना उधार प्राप्त हो सके। तो आरबीआई ने क्या किया है, सभी बैंकों को एक सीमा तय की है कि उनको कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को कितना उधार कम से कम देना ही पड़ेगा, ये तय किया गया है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण जो है वो कितना देना पड़ेगा, ये प्रबंधन, इसका भी ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखता है। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं कि थोड़ा सा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको हम प्राथमिक सेक्टर क्षेत्र में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मैंने एक तो बताया कि कृषि क्षेत्र जो हमारा है, कृषि क्षेत्र, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र ऋण, जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है, एक तो कृषि हो गया, दूसरा बताया था कि एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई भी है। तीसरा है एजुकेशन, शिक्षा पे कोई अगर संबंधित हो तो उसको प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन। इसके बाद है हमारा हाउसिंग, ठीक है, हाउसिंग को भी प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जाएगा। और है कोई
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा सुनिए, यानी कि बुनियादी ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा में अगर इन्वेस्टमेंट है और उसको उधारी चाहिए तो भी, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जाएगा, ठीक है। अब कितना उधार देना होता है ये भी समझते हैं, ठीक है। तो कितना उधार देना होता है, अगर कोई भी डोमेस्टिक यानी कि भारतीय बैंक है या कोई विदेशी बैंक है, भारतीय और विदेशी कोई भी बैंक है जिसकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, ठीक है, 20 से अधिक शाखाएं हैं, तो उसको कम से कम 40%, कितना 40% अपने जितना भी ऋण देंगे वो उसका 40% उसको देना पड़ेगा, प्राथमिकता क्षेत्र को देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी भारतीय या विदेशी बैंक जिसकी 20 से अधिक शाखाएं हैं उसको अपने जितना भी ऋण देंगे उसका 40% देना पड़ेगा किसको, ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र को। वहीं अगर कोई भी आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोई भी आरआरबी है या स्मॉल फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये अपने जितना भी ऋण देंगे उसका 75% प्राथमिकता क्षेत्र को देना पड़ेगा इनको, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जिसको हम एसएफबी कहते हैं, इनको अपने 75% देना पड़ेगा। और वहीं अगर बात करते हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको 40% और जिसको बढ़ाया जा सकता है 75% तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 75% इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया 3 सेक्टर। भारतीय और विदेशी बैंक हैं तो जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं उनको 40% देना पड़ेगा। आरआरबी और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनको 75% देना पड़ेगा। नेट अपने जितना भी ऋण देंगे उसका 75%। अगर 100 रुपये उधार देते हैं तो 75 रुपये इनको देना पड़ेगा। और अगर कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो वह उसका 40% जिसको बढ़ा करके 75% तक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई इसके बारे में। अब आगे समझते हैं। बाकी देखिए कुछ सुविधाएं और जी हैं, जैसे आरटीजीएस है, ठीक है, नेफ्ट है, एनईएफटी है, इन सब को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। और जानते हैं कि जागरूक करता रहता है आरबीआई किसको, अपने ग्राहकों को, ठीक है, साइबर सुरक्षा से आदि के बारे में। और हर जैसे आप अभी करेंसी ये कह रहे हैं सीबीडीसी क्या है, डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई अपनी खुद की करेंसी जारी करना चाह रहा है, जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी उसी तरीके से, ठीक है। और बैंकिंग योगपाल जो अम्बुड्समैन है वो योजना भी है कि अगर कोई शिकायत है तो उसका निवारण कौन करता है, बैंकिंग योगपाल योजना जो है उसके तहत जो ग्राहक है उनकी शिकायतों का समाधान किया जाता है। समझेंगे इसके बारे में बाद में। अभी इतनी कहानी समझी हमने किसमें, आरबीआई के बारे में, कि आरबीआई क्या है, आरबीआई कार्य क्या है, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी, वो सारी बातें, ठीक है। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, इसी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मौद्रिक नीति, ठीक है। अब देखिए मौद्रिक नीति होता क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। मौद्रिक नीति होता है कि बाजार में कितना रुपए है, मार्केट में हमारे पास, हम सबके पास कितना बाजार में पैसा है, ठीक है। अब बाजार में जितना ज़्यादा पैसा होगा, अगर पैसा ज़्यादा होगा तो जनता ज़्यादा शॉपिंग करेगी, खरीदारी करेगी, और अगर ज़्यादा खरीदारी करेगी तो वस्तुओं के दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और अगर पैसा कम होगा, ठीक है, पैसा है ही नहीं है तो खरीदारी नहीं होगी, खरीदारी नहीं होगी तो मुद्रास्फीति घटेगी, मुद्रास्फीति घटेगी तो मांग नहीं बढ़ेगी, और मांग नहीं बढ़ेगी कंपनियों में तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो छंटनी होगी, क्योंकि अब अगर उत्पादन नहीं हो रहा तो क्या होगा, ग्राहक जो उसके वर्कर हैं उनकी छंटनी की जाएगी, और अगर छंटनी होगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी तो फिर काम और नहीं होगा, और इस तरीके से मंदी आ जाएगी। और वहीं इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो खरीदारी ज़्यादा होगी, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। परंतु इसका साइड इफेक्ट भी है कि जो गरीब वर्ग है उसके खातिर ये मुद्रास्फीति क्या है, खतरनाक भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई वह आवश्यक वस्तुएं भी नहीं खरीद पाएगा। तो इस वजह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना पड़ता है, महंगाई को एक निश्चित सीमा में रहे तो ठीक है। इस वजह से भारत में
4% को हमने समझा अपनाया है कि भारत में मुद्रास्फीति 4% रहे, जिसमें ±2% हो सकता है। ये न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% के बीच में रहे मुद्रास्फीति, इसको सही मानते हैं। ठीक है, ये काम सौंपा गया है आरबीआई को। तो आरबीआई काम क्या है, आरबीआई इस मुद्रा को नियंत्रित करता है, इसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, आज थोड़ा समझेंगे मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताया कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मूल्य में स्थिरता है, महंगाई है, उसको नियंत्रित करना, रोजगार, उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देना, नकदी और क्रेडिट योजना को नियंत्रित करना कि कितना उधार दे सकते हैं, कितना नकदी रख सकते हैं। ठीक है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और ब्याज दरों का प्रबंधन करना, ये सारे के सारे उद्देश्य किसके हैं, मौद्रिक नीति के हैं। ठीक है, अब मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है समझ जाते थोड़ा सा। देखिए, मौद्रिक नीति को 2 प्रकार से बांटते हैं सीधे सीधे। एक को हम कहते हैं विस्तारवादी, एक्सपेंशनरी, विस्तारवादी जिसको हम एक्सपेंशनरी कहते हैं। दूसरी होती है संकुचित। ठीक है, संकुचित मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचित मौद्रिक नीति। आप कई बार सुनते हो ना कि अभी सरकार ने या आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया। अब समझेंगे कैसे होता है। देखिए, विस्तारवादी का अर्थ होता है कि अगर जो आरबीआई है, आरबीआई अपनी दरों में कटौती करे। ठीक है, दरों में कटौती करें, जैसे सीआरआर या रेपो रेट में कटौती करे। कटौती करेगा तो यानी कि अभी समझेंगे, आगे समझो, इतना बेसिक बात समझो। अच्छा, थोड़ा मैं आगे समझाता हूँ तो समझ में आएगा ये बात, थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए, ये 2 बात समझ में आ गई। अभी हम थोड़ा यहाँ समझते हैं कि कुछ उपकरण समझते हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के कुछ उपकरण हैं। यहाँ समझिए क्या क्या उपकरण। सर्वप्रथम 2 शब्द समझते हैं, एक है सीआरआर और एक है हमारा एसआर। ठीक है, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे जो भी बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, अब वो जनता से उधार लेते हैं। हम सब बैंक में जाके क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो हमारी डिपॉजिट है हमारा, हमने जाकर डिपॉजिट कर दिया। तो जितने भी बैंक हैं, उनके पास जितना भी नेट डिपॉजिट होता है, ठीक, अब सपोज कि हमने 100 रुपये जमा किए, ठीक है, तो हम कभी भी जाके मांग सकते हैं। बैंक अपनी कार्य कैसे करते हैं कि बैंक उस पैसे को देते हैं दूसरे को उधार। ए पर्सन है, ए ने अपने 100 रुपये बैंक में जमा किए। ठीक है, अब ये बैंक क्या करेगा, इस पैसे को अपने पास रखेगा तो है नहीं, उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो सपोज बैंक इस ए को 2% का ब्याज देता है, तो बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपये को किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दे देगा, कोई बिजनेस करना चाहता है, उद्योग धंधे या किसी भी कार्य करना चाहता है, तो बैंक क्या करेगा, उसको उधार दे देगा किसी पर्सन बी को। अब इसमें 2% दिया तो सपोज 4% उधारी पे देगा ब्याज पर। अब बैंक को यहाँ से 4% प्राप्त होंगे, इस 4% में 2% इसको ब्याज दे देगा। परंतु इस व्यक्ति ने जो पैसे जमा किए, ये बैंक से कभी भी मांग सकता है। और अगर बैंक ने इसको 100 के 100 रुपये दे दिए तो बैंक के पास कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो आरबीआई कहता है कि आप पूरा का पूरा पैसा जो 100 रुपये आया है वो उधार मत दीजिए, उसका कुछ पैसा आपको, जो 100 रुपये आपके पास उधार आया है, जमा हुआ है, उसका कुछ पैसा अपने पास, मेरे पास, किसके पास, आरबीआई के पास, आपको नकदी के रूप में रखना पड़ेगा। 100 रुपये का सपोज आरबीआई ने कहा कि 10 रुपये मेरे पास नकदी के रूप में आप रखो, ताकि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसा आप कस्टमर को दे सकते हो। इतना पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कि कैश के फॉर्म में इतना रुपए आपको अपने पास आरबीआई के पास जमा ही करना है। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब सोचिए कि जैसे 100 रुपये है और आरबीआई कहे कि हमारा 10% है सीआरआर। कितना है सीआरआर, 10% है, तो इसके मतलब आरबीआई के पास कितना रुपये रखना पड़ेगा, बैंक को 10 रुपये रखना पड़ेगा। यानी कि अब आरबीआई सिर्फ 90 रुपये, बैंक जो है वो सिर्फ 90 रुपये ही किसी को उधार दे सकती है। ठीक है, अगर आरबीआई कह दे कि सीआरआर बढ़ के 15% हो गया, आरबीआई क्या करे, सीआर को बढ़ा दे और इसको 15% कर दे, तो अब ये
यानी कि 15 रुपये रखने पड़ेंगे। तो अब बैंक के पास 85 रुपये उधार देने को होंगे। अर्थात इसके बाद इसका अर्थ ये हो गया कि अब बैंक सिर्फ 85 रुपये ही उधार दे सकता है। और अगर बैंक 85 रुपये उधार दे सकता है, पहले 90 दे सकता था, 85 देगा। इसका जनता के पास पैसा कम जाएगा, तो ये ब्याज जो होगा, यानी कि जो बैंक जो उधार देंगे अब वो थोड़े महंगे ब्याज पे देंगे। और महंगे ब्याज पे देंगे तो जनता क्या सोचेगी कि अभी तो बहुत महंगाई है, ब्याज बहुत दरें महंगी हैं, तो अर्थात अभी हम खरीदारी शॉपिंग नहीं करते हैं। इससे क्या होगा कि मुद्रा कम हो जाएगी मार्केट में मुद्रा कम हो जाएगी तो जनता कम खरीदारी करेगी और महंगाई धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। इसे कहते हैं संकुचित मुद्रा, ठीक है, संकुचित मौद्रिक नीति। संकुचित मौद्रिक नीति का होता है जब आरबीआई क्या करता है, बैंकों से पैसा अपने पास मंगाता है। अर्थात जब रेट बढ़ा देता है, सीआरआर बढ़ा दिया तो आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा आ गया, बैंकों के पास पैसा कम रह गया। और अगर बैंकों के पास पैसा कम है तो बैंक कम उधार दे पाएंगे, कम उधार दे पाएंगे तो जनता के पास पैसा कम होगा। और अगर जनता के पास पैसा कम है तो जनता कम खरीदारी करेगी तो महंगाई घटेगी। इसको कहते हैं क्या, संकुचित मुद्रास्फीति, संकुचित मौद्रिक नीति। क्या कहेंगे इसको, संकुचित मौद्रिक नीति, ठीक है। और अगर ये आरबीआई क्या करे, कह दे कि नहीं जो सीआरआर है उसको घटा के 5% कर दिया, और अगर 5% कर दिया तो अब बैंक जो है वो 100 में 95 उधार दे पाएगी। 95 उधार दे रही थी, मतलब जनता के पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो बैंक भी क्या करेंगे, अपने थोड़ा रेट कम कर देंगे, ब्याज दरें थोड़ा घटा देंगे, तो सस्ता उधार दे पाएंगे, जनता को भी उधार सस्ता प्राप्त होगा, पैसे मार्केट में ज़्यादा आ जाएंगे, जनता ज़्यादा खरीदारी करेगी, और ज़्यादा खरीदारी करेगी तो वस्तुओं की धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी। इससे कहेंगे हम विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तो जब मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा कब जाएगा, जब रेट जो है वो कम होंगे, ठीक है, सीआरआर कम होगा, जितनी भी आगे बताऊँगा अभी वो कम होंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, जनता ज़्यादा खरीदारी करेगी जिससे महंगाई बढ़ेगी। इसे विस्तारवादी कहेंगे। और इसका विपरीत कि जिस समय पैसा मार्केट से खींचा जाएगा, मार्केट में पैसा कम होगा तो जनता के पास उधारी पैसा भी कम होगा, जिससे वो खरीदारी कम करेंगे तो महंगाई धीरे धीरे घटेगी, कम होगी, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो सीआरआर समझ में गया। सीआरआर वो पैसा है जो बैंकों को एक निश्चित अमाउंट में, जितना उनके पास जमा आया है, डिपॉजिट हुआ है, उसका आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है, ठीक है। और याद रखिए कि इस पैसे पर जो आरबीआई है, आरबीआई इस पैसे पर बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देता है। यानी ये जो पैसा है बैंकों ने आरबीआई के पास उतना रखा है, उस पर बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आरबीआई के पास रखा और आरबीआई इस पर ब्याज भी नहीं देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात रखना, ठीक है। अब दूसरा शब्द आया था हमारा, ये तो हो गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है एसआर, स्टैचुरी इक्विडिटी रेशियो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, स्टैचुरी इक्विडिटी रेशियो, ठीक है। देखिए ये तो सीआरआर समझ में आ गया आपको। दूसरा है स्टैचुरी इक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये क्या हो रहा था, अब देखिए जिसमें कहते 100 रुपये था, 100 रुपये में 10 रुपये तो हमने आरबीआई के पास रख दिया। आरबीआई का भी मन इतने से नहीं भरा। आरबीआई कहता है कि अब इस 90 रुपये जो है ना, आप 90 भी उधार नहीं दे सकते। इस 90 में से कुछ पैसा, सपोज 20 रुपये आपको अपने पास रखना है, ठीक है, अपने पास बचा कर रखना है अपने पास। अब ये पैसा कैसे रख सकते हो, या तो ये पैसा आप कैश में रखो अपने पास, ठीक है, कैश में रखो, या फिर आप प्रतिभूतियों में, बॉन्ड में रखो, सरकारी बॉन्ड। देखो सरकार को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो सरकार क्या करती है, एक बॉन्ड जारी करते हैं ऐसे पेपर में, जिसको हम प्रतिभूति कहते हैं, जिसमें सरकार कहती है कि हाँ मैंने आपसे इतना रुपये उधार मांगा है इस रेट पर, और इतने समय बाद में इसको वापस कर देंगे, ठीक है। अब मानते हैं कि आरबीआई क्या कहता है कि इतना पैसा आप या तो कैश में रखो अपने पास, कैश में नहीं रखना तो आप सरकार को उधार दे दो। इससे क्या होगा कि आपको ब्याज भी प्राप्त होता रहेगा, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रतिभूति आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे। आप सोने के फॉर्म में भी रख सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं कि आप इसमें कैश में रखो या सरकार को उधार दे दो, जिससे आपको एक सिक्योरिटी प्राप्त हो जाएगी, सरकार की तरफ से प्रतिभूति प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको ब्याज भी प्राप्त होगा। और या फिर आप सोने के फॉर्म में भी रख सकते हो।
तो किसी भी फॉर्म में रखो, अपने पास रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो आप नहीं रखना चाहते यानी कि सिक्योरिटी आप रखो, पैसा मुझे दे दो, आरबीआई कहता है कि पैसा हमें दे दो, हम पैसा सरकार को दे देंगे, सरकार आपको ब्याज देगी उस पैसे का, और साथ में आपके पास सिक्योरिटी भी रहेगी, ठीक है। तो माना कि आरबीआई के पास हमने रख दिया सीआरआर के रूप में 10%, उसमें बचा 90 रुपये, 90 रुपये का 20 रुपये हमने रख दिया प्रतिभूति के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, कि ऐसा ना हो कि हमने 90 के 90 रुपये दे दिया किसी को, वो भाग गए, वापस ही नहीं हुआ और जनता मांगने पैसे आ गई। तो इस वजह से सरकार ने कहा कि नहीं नहीं भैया देखो, ये पैसा आपको या तो कैश में रखो या प्रतिभूति के फॉर्म में रखो, और अगर आप मेरे पास जमा करते हो, अगर हमारे पास देते हो, हमें देते हो, तो हम आप इसको ब्याज भी देंगे आपको, इसमें सीआरआर में ब्याज नहीं देंगे, लेकिन एसआईआर में आपको ब्याज प्राप्त होगा अगर आप हमारे पास रखते हो। और आप इसको सोने के फॉर्म में यानी कि भी रख सकते हो। तो अगर 20 यहाँ रख दिया तो अब बचा कितना, 70 रुपये, और अब इस 70 रुपये को आप जनता को उधार दे सकते हो, ठीक है, ब्याज कर्ज के रूप में दे सकते हो। तो समझ आ गया सीआरआर क्या है और एसआईआर क्या है। सीआरआर वो है जिसको कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है एक निश्चित सीमा, ये हर समय आरबीआई तय करती रहती है कि अभी सीआरआर कितना है, ठीक है। जब भी आपका पेपर हो तो आप देख करके जा सकते हो, ठीक है, घटाती बढ़ाती रहती है उसका डेट, और इसी प्रकार से एसआईआर भी तय करती रहती है कि कितना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि दो बातें, ठीक है, कि सीआरआर में क्या होता है, कैश में रखना होता है आरबीआई के पास, ठीक है, और एसआईआर को या तो कैश में रखो या सरकारी प्रतिभूति के पास में रखो, ठीक है, और या फिर सोने के फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। अभी अगर बात करें तो सीआरआर कितना है, तो अभी करंट में शायद 4% के आसपास है, ये देखना पड़ेगा आपको एक बार, मुझे लगता है कि 4% होना चाहिए, कम ज़्यादा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसको, ये ना शायद 4% ही होगा, ठीक है। और एसआईआर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 18% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो 18% ये और 4% ये, यानी 22% के आसपास, यानी 100 रुपये में से 22 रुपये तो हटा करके जो पैसा बचेगा वो जनता को उधार दे सकते हैं। अब वही बात यहाँ पर भी स्टैच्यूटरी में एसआईआर में भी, अगर इसको बढ़ा दिया तब भी मार्केट में पैसा क्या कम होगा, यानी 18% की 20% कर दिया, तो अब सिर्फ यानी कि 22%, यानी कि अब 20% कर दिया तो फिर जो नकदी होगी मार्केट में वो और कम हो जाएगी, और इसको कम करके 15% कर दिया तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। सीधी बात है कि इनको बढ़ाने पर मार्केट में पैसा घटता है, पैसा घटेगा महंगाई घटेगी, और इनको कम करने पे मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी इतनी बात है। यहाँ से 100% एक प्रश्न यूपीएससी में हर बार पूछा जाता है इसी से, कि मुद्रास्फीति यानी कि अगर सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा या घटाने से क्या होगा, ठीक है, हम प्रश्न भी करेंगे इसके संबंधित, ठीक है। अब आइए दो शब्द और हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं फिर हम, ठीक है। एक है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ये जरूर आपने सुने होंगे। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये समझिए कि कोई एक बैंक ए है, अब इस बैंक के पास अचानक से पैसा नहीं है, ठीक है, सपोज कि शाम को ओवरनाइट, देखिए अचानक से बैंक के पास पैसे की थोड़ा सा कमी आ गई। कमी कैसे आ गई, बैंक ने उधार दे रखा और कोई इसके पास पैसे मांगने आ गया कि हमारा पैसा जो जमा था वो मुझे दीजिए पैसा, और बैंक ने तो उसको उधार दे रखा है, तो अब बैंक किसके पास जाएगा, या तो बैंक दूसरे बैंक के पास जाए, उसके हम समझेंगे बाद में वो कैसे होता है। अब ये समझिए कि बैंक जा सकता है आरबीआई के पास, और आरबीआई से कह सकता है कि मुझे आज भर के पैसा दे दो, नेक्स्ट डे मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, यानी ओवरनाइट कहते हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म का ऋण होता है। तो अब आरबीआई के पास गया बैंक की, एसबीआई मानते हैं, एसबीआई किसके पास गया, आरबीआई को, कि मुझे ओवरनाइट उधारी चाहिए क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो आरबीआई कहेगा कि ठीक है मैं दे देता हूँ, परंतु मैं आपसे ब्याज चार्ज करूँगा, कुछ ना कुछ आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंकों को उधार देता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये भी याद रखना, बैंक को उधार देता है, उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, सीधी बात है, रेपो रेट, ठीक है। जिस रेट पर कौन देता है, आरबीआई देता है बैंक को, उसे कहते हैं रेपो रेट। अब वही बात, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो यानी कि बैंक को महंगा कर्ज प्राप्त हुआ, और अगर बैंक को कर्ज महंगा प्राप्त हुआ तो बैंक भी आगे क्या करेगा, महंगा ही कर्ज देगा, और जिससे फिर मार्केट में पैसा महंगा जाएगा, तो जनता कम उधार उठाएगी और कम खरीदारी करेगी, और जिससे क्या होगा, मार्केट में महंगाई कम होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, उधारी
जो ब्याज दरें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई कम होती है। ये एक बात याद रखना। रेपो रेट क्या है? ये वह रेट है जिस पर आरबीआई जो है वो बैंकों को उधार देता है। अब इसका दूसरा भी है, एक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स क्या होता है कि सपोज आरबीआई ने पैसा दिया था बैंक को। अब कभी कभी क्या होता है कि ये बैंक भी क्या करते हैं, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है। अब आरबीआई को कहाँ जरूरत पड़ेगी? आरबीआई को पड़ती रहती है, सरकार को देना है, कहीं कुछ करना है, तो आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों से कहता है कि मुझे पैसा दो। ठीक है। अब कैसे होता है कि जब बैंक आरबीआई को पैसा देंगे तो बैंक भी कुछ ना कुछ ब्याज चार्ज करेंगे, नहीं करेंगे? तो जिस रेट पर बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देते हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सिंपल है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में आरबीआई पैसा दे रहा था बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि सपोज जो रिवर्स रेपो रेट है ये 4% था। अगर आरबीआई बढ़ा के इसको 5% कर दे, ठीक है, तो बैंक क्या सोचेंगे कि किसी और को उधार देने से अच्छा है कि हम आरबीआई को ही उधार दे देते हैं। 5% ये सही है, मतलब किसी को देना है 5.5% पे, और पता नहीं वो कब चुकाएगा, कैसा चुकाएगा, कहीं बैड डेप्ट ना हो जाए, एनपीए ना हो जाए। और जब हमें इतना सिक्योरिटी है कि हम आरबीआई को पैसा वापस कर देंगे और 4-5% में, तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसमें उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, और साथ में खर्च भी कम आएगा। तो बैंक क्या करते हैं, ज़्यादातर पैसा अपना आरबीआई के पास रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो। वही बात, अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो जाएगा तो बैंक जनता को पैसा न दे करके आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, और अगर आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो फिर वही मार्केट में पैसा कम होगा, और जिससे नकदी कम हो जाएगी, और जिससे ब्याज दरें मार्केट में जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अगर जो रिवर्स रेपो रेट है जो 4% मानते हैं, इसको घटा के 3% कर दिया जाए या 2% कर दिया जाए, तो फिर बैंक क्या सोचेंगे कि हम आरबीआई के पास पैसा रखने से अच्छा है कि हम मार्केट में पैसा दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ठीक है, तो जनता के पास पैसा जाएगा, और जनता के पास पैसा जाएगा तो जनता खरीदारी करेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो दोनों बातें कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तब भी पैसा कम होगा, महंगाई घटेगी, या रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तब भी मार्केट में पैसा कम होगा। और यानी आप व्युत्क्रम समझ सकते हो। व्युत्क्रम मतलब कि रेट बढ़ेंगे पैसा घटेगा, रेट घटेंगे पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी रेट बढ़े पैसा घटा तो महंगाई घटी, रेट घटे तो पैसा बढ़ा यानी एक्सपेंशन हुआ तो महंगाई बढ़ी। ठीक है, रेट बढ़ने पर संकुचन होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, महंगाई जो है वो कम होगी। यही प्रश्न होता है, बस उससे कुछ प्रश्न बनता ही नहीं, इससे हर बार यही पूछा जाता है। ठीक है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसआईआर आप ये सब समझ चुके हैं। इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ाई जाएगी, किसी को भी वृद्धि किया जाएगा तो मार्केट में पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो महंगाई में नियंत्रण होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, संकुचन। और अगर इनमें से किसी भी रेट को कम किया जाएगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, और मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा, उससे कहेंगे विस्तारवादी नीति। ठीक है, तो संकुचित नीति और विस्तारवादी नीति ये। आखिरी एक शब्द बचा हुआ है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि सपोज सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए उधार, कर्ज चाहिए। अब सरकार क्या करती है कि सरकार आरबीआई से कहेगा कि हमारे पास कुछ बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, जिम्मेदारी में सिक्योरिटी का पत्र होता है जिसमें यह रहता है सरकार कि हाँ मैं इससे इतना उधार मांग रहा हूँ, इतने समय बाद चुका दूंगा, इसे सिक्योरिटी कहते हैं। तो अब क्या करेगी कि सरकार आरबीआई से कहेगी भैया देखो हमारी सिक्योरिटी है, इनको मार्केट में बेच दो और मार्केट से पैसा उठाओ। ठीक है, हमें पैसा चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी बेचेगी और मार्केट में जितना नकदी उसको सोखेगी, तो मार्केट में जितना पैसा था वो कहाँ पहुँच गया, आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास यानी कि सरकार के पास। तो इस तरीके से मार्केट में पैसा कम हो गया, और अगर मार्केट में पैसा कम हो गया तो महंगाई घट जाएगी। अब इसका विपरीत होता है, आरबीआई क्या करेगी, वापस से कहेगी भैया हम वापस से रीपरचेज करते हैं, किसको, जो सिक्योरिटी थी, सरकार की जो सिक्योरिटी जो सरकार ने जारी की थी उसको वापस आरबीआई क्या करेगी, खरीदेगी और पैसा मार्केट में छोड़ देगी। जैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा घट जाएगी तो आरबीआई क्या करेगी कि उन प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू करेगी और पैसा मार्केट में देना शुरू कर देगी।
जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा जनता के पास पैसा आएगा, और जनता के पास पैसा मतलब सीधे महंगाई बढ़ेगी। तो OMO क्या होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनकी जो खरीद बिक्री होती है ओपन मार्केट में, कोई भी खरीद सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं। कुछ और भी अभी वो टर्म है, जैसे बैंक रेट का होता है, वो सब क्या होता है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम समझेंगे कि जो ये हमारे जो मात्रात्मक वो थे इंस्ट्रूमेंट थे RBI के, वो थे। अब गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उसको समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी काफ़ी कुछ समझना है इस चैप्टर में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगा। ठीक है, आप एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। आपका 1 सेकंड का समय बर्बाद होगा, परंतु हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन भी प्राप्त होगा। और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, और आगे हम कौन सा वीडियो मतलब शेयर करें और किस टॉपिक पर हम वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।